जब आप राजनीति में उतरे उस वक्त लोगों ने आपको क्या कहा था? बाबा नहीं, बड़ बाबा मेरे गांव के प्रधान रहे हैं, मेरे बाबा रहे हैं, मेरे पापा चेयरमैन रहे हैं, मेरा भाई, मेरा चाचा कहीं ना कहीं मतलब प्रधान। लड़कियां हैं, कोई क्षेत्र में जिले से बाहर भी हो, एक लड़की अगर उंगली उठा दे कि मेरे पास अत्याचार हुआ, एक साबित कर देगा। जिस समय मुझे सूचना दी मैंने उसका इलाज किया। आजकल हम देखते हैं कि नौजवान पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हुए कतराते हैं थोड़े कि भाई हम शिक्षित हो गए तो परिवार को अपने तरक्की देने का, बढ़ाने का काम तभी हो सकता है। राजनीति में पढ़ा लिखा होना ही जरूरी है या मतलब अनपढ़ भी राजनीति कर सकते हैं? उसको अधिकारियों से बात करने का पता होता है, उसको चीज़ों की जानकारी होती है, उसकी योजनाओं की जानकारी होती है। लेकिन फिलहाल सरकारी अस्पतालों की स्थिति, आपको क्या लगता है कि उनमें कुछ कमी है जो सुधार करनी चाहिए? और राजनीति में अक्सर भ्रष्टाचार की बातें सुनने को मिलती है, तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे? हर जीव जंतु में बसा है भ्रष्टाचार तो हमारी रगों में है यहाँ की। सबसे पहली अफवाह है आपको लेके, जब यहाँ किसी के यहाँ मौत होती है या शादी ब्याह होता है तो मैंने सुना है कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं उसमें। तो ये अफवाह नहीं है, ये तो सच है, इसमें कोई दौरा नहीं है। आप राजनीति में विधायक का इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं? पद मुझे दिया है, सबसे पहले मैं अपना आपका आकलन उस पद के अनुसार करूँ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे गेस्ट जो जिला पंचायत पद पर कार्यरत है। मौजूदा मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर विपिन त्यागी की। आज मैं उनका स्वागत करता हूँ दमन स्टॉप पर। उनसे बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ईश्वर की कृपा है। और आज आपने मुझे अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से निमंत्रण दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे सबसे पहले बात करेंगे आपकी जर्नी को लेकर। पहले आप डॉक्टर थे, फिर व्यापारी, और अब आप राजनीति में। इस सफ़र के दौरान कितने मुश्किलें आई, क्या क्या फेस करना पड़ा, आप बताइए कुछ। देखो, मुश्किलें, जीवन का मतलब ही संघर्ष होता है। अब संघर्ष को कुछ लोग मुश्किल बताते हैं, जी जी। हम संघर्ष को मुश्किल नहीं मानते। देखो, आदमी को अपना कर्म और अपनी नियत और अपना व्यवहार, ये तीन चीज़ें जीवन के मूल मंत्र हैं। इनके अनुसार कोई भी काम कीजिए आप। मैं, जैसे मेरा अपना पैतृक गांव है और मैं वहीं पे मैंने अपना चिकित्सा का काम शुरू किया। बहुत छोटे स्तर पर मैंने चिकित्सक का काम शुरू किया, मेरा मेडिकल भी था। और लेकिन मैंने उसमें मेहनत और लगन और इतनी ईमानदारी से और निष्ठा से उसमें पूरा काम किया, मेरी उस वजह से पहचान बनी, लोगों ने मुझे पसंद किया और मैंने लोगों की सेवा भी की। और ईमानदारी से बताइए, वो काम में ही मैं सेवा के उस वहीं से मेरे अंदर ये सेवा के गुण कि भाई चिकित्सक होना एक अपने आप में जो है सेवा करने के बराबर है। बिल्कुल। तो उस उद्देश्य से लेकर मैंने सेवा की, वहीं मैं खेला कूदा हूँ। फिर मन में आया कि भाई कुछ थोड़ा बहुत व्यापार किया जाए, तो व्यापार के माध्यम से हमारा क्षेत्र चूंकि ऐसा बाहुल्य है, यहाँ आजकल पॉपुलर यूकेलिप्टिस गन्ने के बाद तीसरी बड़ी उपजाऊ शक्ति यहाँ है जी, और उसका स्कोप है, तो उसकी ओर मेरा ध्यान गया। तो इसी मद्देनज़र में चरथावल, ये हमारा एक स्टेशन है यहाँ पे, वहाँ एक बहुत अच्छी मंडी है जो जमुनानगर वगैरह सप्लाई करती है, वहाँ मैंने बड़ा धर्मकांटा लगा करके काम शुरू किया। और आप यकीन जानिए, पहले उस काम को जैसे किसान लोग पीठ में जाते हुए डरते हैं, चाहे वो पशु की पीठ हो, चाहे वो चीनी की हो, चाहे वो गुड़ शक्कर की मंडी हो, चाहे वो चावलों की मंडी हो, हमेशा बीच का एक मीडिएटर काम करता है। जी जी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा उद्देश्य रहा कि मैं एक ऐसा काम करूं कि किसान डायरेक्ट पहुंचे, यानी बिना मीडिएटर के, बिना किसी ठेकेदार के, बिना किसी। और मैं अपने उसमें इतना कामयाब हुआ कि मेरा अपने क्षेत्र के 15-20 गाँव में घर घर हर किसान से मेरा पारिवारिक परिचय हुआ, और उस परिचय से वे खुद विश्वास के साथ मेरे साथ आने लगे। उनको भी 2 पैसे का, जो मीडिएटर बीच का था, 10 लाख रुपए का माल 8 लाख में खरीदता था, वो उनका सीधा सीधा जाने लगा। अच्छा। और मैं जानता हूँ कि व्यापार की 2 ही नीति है, आप इनकम पर मत ध्यान दीजिए, केवल अपना व्यवहार और अपनी नियत, और लोगों का केवल सम्मान कीजिए। ईश्वर दिन रात चौगुनी तरक्की जो भी हमने की है, वो सब इन लोगों के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से की है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा भी है, आप किसानों के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले एक राजनेता है। इसकी वजह भी है जी। बच्चों कि मैं भी बहुत बड़ा किसान नहीं हूँ, छोटा किसान हूँ जी जी। और किसान
का क्या होता है, अक्सर किसान की कोई भी चीज आप ले लो, वो मुंजी का उत्पादन करता हो, जी। 90% आदमी अपने खेत में या अपने घेर में बेचता है। कभी मंडी जाता देखा है भाई? नहीं। 90% ऐसे ही अपने पशुओं का, चाहे मान लीजिए आप दूध का भी मान लीजिए, अब तो चलो सरकार की योजनाएं हैं, डेयरी बहुत ज्यादा खुल रही हैं, जी जी। लेकिन एक समय 90% किसान हो अगर दूध ज्यादा उत्पादन करता है तो दूधियारे को बेचता था, उसका लाभ दूधियारे को मिलता था। बिल्कुल। तो लेकिन ये अभी चीजें धीरे 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 सहकारिता के माध्यम से अब किसान जागरूक हो गया है, कुछ हम जैसे लोग आगे आए, तो उससे ये लाभ हुआ कि किसान चाहे वो पेड़ उगा रहा हो, वो चाहे गन्ना मिल के माध्यम से मान लीजिए, या आप गेहूं चावल सरसों कोई भी चीज उत्पादन, अब उसको स्वयं मीडिएटर को निकालते हुए, वो चाहे मंदी जा रही है या सस्ती जा रही है, लेकिन अब उसमें कोई बीच में दलाली का काम नहीं हो रहा है। ये लाभ किसानों को यहाँ देने का प्रयास हमने किया है। बहुत अच्छी बात। डॉक्टर विपिन त्यागी जी, बिजनेस के दौरान जब आप राजनीति में उतरे, उस वक्त लोगों ने आपको क्या कहा था कि मतलब आप राजनीति में क्यों जा रहे हो, क्या पर्पस है आपका, इसके बारे में कुछ बताइए। देखो छोटे भाई, बात यह है कि मैं ईमानदारी से आपको आज अपनी बात बताता हूँ, कभी कभी अवसर मिल जा कहीं कहीं अपनी बात कहने का। जी। मैं राजनीति के बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं था, चूंकि हमारा परिवार राजनीतिक रहा है। मेरे बाबा नहीं, बड़बाबा मेरे गांव के प्रधान रहे हैं, मेरे बाबा रहे हैं, मेरे पापा चेयरमैन रहे हैं, मेरा भाई मेरा चाचा कहीं ना कहीं मतलब प्रधानी हमने की है, और चूंकि वही जीन्स मेरे अंदर भी हैं। लेकिन चूंकि हम ये समझते थे कि राजनीति से जैसे हम बोलते हैं ना, परिवार जो लोग तरक्की कर रहे हैं, भाई हमारी जो तरक्की रुकी है वो शायद राजनीति से रुकी हुई है। तो मैं इससे बड़ा ये मान लीजिए कि मेरा मन कुंठित था राजनीति से। लेकिन फिर उसी भाई मैं यहीं भाई खेला कूदा पड़ा हूँ, मेरी यहाँ नेटवर्क, मेरा मित्रता के भाव की वजह से मेरे फ्रेंड बहुत ज़्यादा हैं जी। और मैंने अपना छोटा सा एक भाई मैंने एक सोचा कि भाई यहीं पे अपना कुछ ना कुछ काम करते हैं। मैंने बी फार्मा करने के बाद जो है मैंने मेडिकल किया, और मेडिकल की बात सुन लीजिए, किया था मैंने मेडिकल स्टोर। लेकिन लोग इतना जान लीजिए, एक हमारे बाबा थे हमारे पास में रहते थे, उनका बहुत मेरे पर योगदान रहा है। वे वेटनरी के डॉक्टर थे और इतना सहयोग मुझे क्षेत्र के डॉक्टरों का भी मिला मेडिकल के माध्यम से। और ये लगा कि भाई मुझे मतलब जो है ना कि वहीं से ये मान लो कि मेरे मन में एक बड़ा व्यापार करने की भी आई। जमुनानगर भी गया मैं, लेकिन वहाँ मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि दूसरे क्षेत्र में कारोबार करने से आप चाहे अरबपति हो जाओ, लेकिन आपकी आईडी पहचान नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जेब में वहाँ 1 करोड़ रुपए हो और अपने क्षेत्र में अपने घर में आप 500 रुपये आपकी जेब में पड़े हो, तो वे 500 रुपये अलग दिखाई देते हैं। हकीकत है। चूँकि यहाँ अब मैंने व्यापार किया, व्यापार से क्या हुआ, जब मैं लोगों से मिलता था और जब मैं लोगों से बातें करता था, चूँकि मुझे बात करने का बहुत शौक है, मैं लोगों से मतलब बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ, और मिलने का जो गुण है ये मेरे में भाई संस्कारी मान लीजिए कि सामाजिकता और संस्कार मेरे पूर्वजों से मुझे मिले हैं, तो उनके अनुसार ही मैं हमारे लोगों से मिलता था। लोगों के मन में थी कि भाई यार तुम जिस तरह व्यापार में सेवा कर रहे हो, ऐसे ही अगर आप चाहो और तुम थोड़ा भी कदम बढ़ाओ तो ये क्षेत्र ऐसा है, तुम समाज की सेवा करो। अच्छा। तो मुझे लगा कि भाई अगर सेवा करने के लिए मुझे राजनीति मानना पड़ रहा है, देखो पैसा कमाने के लिए तो व्यापार था, बिल्कुल सही, रोटी ठीक मिली, ईश्वर की कृपा है। जी जी। मैंने वो भी एक भट्टा भी लगा रखा है। लेकिन चूंकि जब वो सेवा का कि अगर आप और ज्यादा सेवा करना चाहते हो तो इसके लिए पॉलिटिक्स जरूरी है। पॉलिटिक्स जरूरी। और पॉलिटिक्स में मैंने अपना भाग्य आजमाया। मुझे पहली बार 2015 में टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत के रूप में। तो हालांकि मैं चुनाव में मुझे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे ये बात बेहद गर्व के साथ कहने में मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ा। 2015 में एक व्यक्ति ये साबित नहीं कर सकता, जिसे मैंने ये कहा हो कि तुमने मुझे वोट नहीं दी, तो मेरे खिलाफ क्यों रहा, मुझे कम वोट क्यों मिली, ज़्यादा क्यों मिली। मैंने सबका सम्मान, जो जीते हुए लोग हुए हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने मुझे हरा, उनसे ज़्यादा मैंने लोगों को सम्मान किया, उनसे ज़्यादा मैंने लोगों को सुख दुख में हाजिरी बड़ी भरी। लोगों के बीच में ऐसा स्टैंड कर गया कि मैंने लगा कि भाई नहीं, जीत हार से क्या मतलब यार, बात तो सेवा के लिए आए थे भैया, पॉलिटिक्स में जीत हार कोई मायने नहीं रखती। लेकिन आप स्टैंड कर रहे हो, आप लोगों के दुख में सुख में लोगों के अगुवाई करने का काम करें। तो मैं आपको बता दूं, मुझे 5 साल मैंने पूरी सेवा की, उसका नतीजा ये हुआ कि फिर आगामी अगले चुनाव में मुझे उन्हीं लोगों ने, उसी जनता जनार्दन ने, जो ईश्वर की जनता ही है वास्तव में, इन लोगों ने मुझे दोबारा चुना और चुनने के बाद मुझे बहुत अच्छे वोटों से जिताया। और
मैं अब भी मतलब ईमानदारी से बताइए, मैं प्रतिनिधि हूँ, जी जी मैं जिला पंचायत सदस्य नहीं हूँ। जी चूँकि मेरी पत्नी है, मैं जिला पंचायत प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ, आम नागरिक हूँ, आपकी तरह ही हूँ। लेकिन एक व्यक्ति मुझे इस पूरे 52,000 के लगभग वोट है हमारे क्षेत्र में, 13 गांव है, जी कोई व्यक्ति किसी ने मुझे वोट दी हो ना दी हो, मेरे पास आया हो, उसने मुझे अपनी बात कही हो, मैं सबकी बात सुनता भी हूँ, मनन भी करता हूँ और प्रयास करता हूँ अंतिम छोर तक उस व्यक्ति को संतुष्ट करता हूँ कि इस आदमी ने मेरी बात सुनी है, मेरे लिए काम करने का प्रयास किया है। होना होना का तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने हर आदमी तक अपने आप को पहुँचाने का प्रयास किया। मैंने बिना किसी भेदभाव के, किसी गांव में मुझे, एक गांव ऐसा था जिसमें मुझे 20-30 वोट मिली, लेकिन मैंने वहाँ भी में आए मेरे पास लोग, उन्होंने कहा हमें काम की आवश्यकता, मैंने उनको बराबर काम दिए। ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें मैंने काम नहीं दिए। काम भी कैसे, देखो मतलब मेरा तो काम ये करा कि मेरा मन था कि मैं कहीं स्टेडियम दूँ, मैं कहीं जिम के सामान दूँ, खेलों का सामान दूँ, युवाओं को दूँ, लेकिन चूंकि आम ज़रूरतें आदमी की हमको देखनी होती है, उसने कहा भाई हमें तो, चूँकि हमारा क्षेत्र जो है ये मान लीजिए कि बरसात से पानी से त्रसित रहता है। अगर मैं पूरे जनपद की बात करूं, यहाँ पानी की बाढ़ ज़्यादा रहती है। उस समय लोगों का यहाँ सबसे मेन टारगेट था कि हम जंगल में नहीं जा पाते, अपने खेतों की देखभाल नहीं करते, तो ज़्यादा लोगों ने मुझे जो फोकस करा कि हमारे जंगल के रास्ते ठीक हों। और जो मेरे बचपन की, मैं यहाँ पावटी से कुटेश्वर हम खेलते हैं, आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है। मेरे जीवन में कसक थी, जब हम जिले में जाते थे कहीं कहीं, तो वहाँ लगता था कि यार किसी भी गाँव में, जब बघरे में लगा लो, भाई मंत्री हुए हैं उन लोगों के, तो सड़कें ऐसी थी लाजवाब। हम यहाँ पता लगा पैदा हुए और पैदा होने के 40 साल की उम्र तक हम खड़ंजे पे चले। ये दुर्भाग्य था हमारा। एक रणखंडी से लगा लो, जब रणखंडी से लोग देवबंद से आते थे, रिश्तेदार या हमारे क्षेत्र में आने जाने वाले लोग, वे यकीन मानो हमें दुर्भावना से देखते थे, क्योंकि जैसे ही सहारनपुर की सीमा समाप्त होती थी, खड़ंजा और गड्ढे, और हम वहाँ चूंकि पढ़े हैं, हम रणखंडी के, तो ये मन में एक टीस थी यार, ये मतलब अजीब बात है, हम कैसे इन लोगों, तभी हम लोगों ने बोला भाई यार जब तुम आगे बढ़ोगे तभी तो तुम्हें कोई पूछेगा, और तुम्हें कोई पूछेगा तुम किसी को बताओगे तुम्हारे काम होंगे। लोगों ने मुझे चुना, मैंने अपना घंटा बजाया, और भैया मैंने सबसे पहले संकट जो मेरे मन में टीस थी, वो चाहे पावटी से रणखंडी की हो, पावटी से बेहड़ी की हो, और पावटी से कुटेसरा, चूंकि ये मेन हमारा मार्ग था जहां हमें लगभग इस 1.5 किलोमीटर की दूरी में 20-30 मिनट लगते थे हमेशा, आज मुझे लगता है 2 मिनट में वहां पहुंच जाते हैं। ये सब इस जनता का कमाल है, इस क्षेत्र के लोगों के प्यार का कमाल है भाई, जो इन लोगों ने मुझे इतनी वास्तव में ऊर्जा देने का काम करा, और उस ऊर्जा के साथ ही मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई समय हो, मेरा टाइम टेबल फिक्स है, मैं सुबह ही 5 बजे उठता हूँ, वॉक करता हूँ, योग क्लास में भी जाता हूँ और शाखा में भी जाता हूँ, और उसके बाद मैं रेडी होकर 8-9 बजे फिर मेरा कार्यालय, मेरा धर्मकांटा, और वहीं से मुझे 11 बजे तक व्यापार भी करना होता है, और वहीं लोग मिलने के लिए आते हैं, और मैं उन लोगों की जिस प्रकार भी मेरे से सेवा होती है, जो भी उनके काम होते हैं मैं सुनता हूँ। और फिर उसके बाद 11-12 बजे के बाद मेरा सीधा टाइम टेबल है अपने क्षेत्र में, भाई दुख सुख, शादी ब्याह, मरना जीना, और जिस तरह भी लोग मुझे सूचना देते हैं या बताते हैं, मैं वहाँ पहुँचने का प्रयास करता हूँ। और सीधे ये चाहता हूँ कि बस ज़्यादातर 90% लोग सीधे मुझसे बात करते हैं। मुझे लगता नहीं भाई विपिन के पास जाने के लिए किसी भाई बड़े नेता की ज़रूरत पड़ेगी या किसी गांव के गली के नेता की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे नहीं लगता, बल्कि जो आदमी सीधा आता है मैं उसकी बात को ज़्यादा महत्व देता हूँ। तो एक बात और थी, हमारे यहाँ क्या था कि आजकल बहुत चलन चला है समाज में, आज और ज़्यादा पंगे नहीं है, डकैती नहीं है, लूट नहीं है, चोरी नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार इतनी अच्छी चल रही होगी मोदी जी की, उन्हीं का आशीर्वाद है। लेकिन अब समस्या दूसरी आ गई। अब तो भैया चूंकि एक तो समाज में लड़कियों का बहुत मामला चल रहा है, छोटा का चल रहा है, दाएं बाएं जो है आजकल, चूंकि सरकार भी और शिक्षा भी वह आजकल मान महिलाओं पर ज़्यादा, तो उसका भी समाज में बहुत कुरीति देखने को मिल रही है, रात दिन बहुत उल्टे सीधे काम। तो मैं चाहे वो कुटेसरा की हो, पावटी की लड़कियां हैं, कोई क्षेत्र में जिले से बाहर भी हो, एक लड़की अगर उंगली उठा दे कि मेरे पास अत्याचार हुआ, एक साबित करके देखा, जिसने मुझे सूचना दी मैंने उसका इलाज बांध दिया। भैया भाई देखो, अगर हमारी कमी है लड़की में तो हमें बताओ, हम इसका इलाज करेंगे। लेकिन अगर हमारी कोई लड़की को, बहन को, बेटी को ऐसे जैसे परेशान करते थे लोग, लेकिन आज इतनी ताकत हम में है, हम इतने 3-4-5 अपने जितने भी गांव हैं 10-20 इनके सबके चैलेंज करके हमने कहा कि अगर कोई एक लड़की हमारे सामने आकर आती थी मुझे दुखी कर रखी, हम उसके साथ पूरे, ये नहीं कानून के साथ, ताकत के साथ
समझाने के साथ 90% लोगों का सॉल्यूशन समझाने से किया है। और मेरा मन भी लगता है इन कामों को करने के लिए, क्योंकि आत्मिक सुख प्राप्त होता है, मैंने किसी के लिए कुछ किया है और मेरा एक फर्ज भी बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है। प्रयास कर रहा हूँ ठीक से निभाने का। बाकी तो ये है कि अब जनता मुझे बताते भी लोग कुछ, मान लिया भाई मेरे में कमी हो तो मैं उसका भी सुधारता हूँ, ऐसी हो जाती है। सही बात। लेकिन मैं ज़्यादातर फिर भी अगर कोई शिकायत लेके आता है तो पहले उसकी पूरी जांच करता हूँ, जांच के बाद उसका अवलोकन करता हूँ और 10-20 लोगों से उसकी सही जानकारी लेने के बाद ही मैं सिफारिश करता हूँ। मैं गंदी सिफारिश भी किसी की नहीं करता, ना थाने की करता हूँ, ना किसी प्रशासन में करता हूँ। पूरी जांच के बाद सही आदमी को न्याय देने का प्रयास करता हूँ, या तो मामले को निपटाने का प्रयास, या फिर भैया अपना रास्ते। मैं अपने सादगी के साथ, अपने व्यवहार के साथ, लोगों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। आगे ईश्वर की मर्जी है, जो भी होगा। बिल्कुल। मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ नौजवानों को लेकर। आजकल हम देखते हैं कि नौजवान पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हुए कतराते हैं थोड़े, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो मैं बताऊंगा, इसमें दो बातें हैं। देखो पॉलिटिक्स एक तो ये होती है कि ब्लड से आती है, आपके अंदर कीटाणु है भाई, जी पारिवारिक है। बिल्कुल। दूसरा आती है महत्वाकांक्षी, कि भाई फला आदमी था और वो जीरो से स्टार्ट हुआ और वो शिखर पर पहुंच गया, जी और हम भी उससे प्रेरणा लें। तीसरा तरीका बीच में जो पहले राजनीति में चला आता था, लोग राजनीति को व्यापार की दृष्टि से देखा गया। मैं अगर बात करूं तो अपने से पहले जिस चुनाव में मैं हारा था, उसमें आपने देखा होगा मेरा मुकाबला एक व्यापारी से हुआ था। अच्छा भाई वो बहुत बाहुबली तो मैं कहूँगा नहीं, खैर, लेकिन अच्छे मतलब समर्थवान लोग थे, लोगों ने उनको पसंद किया। लेकिन पसंद करने के बाद चूंकि व्यापारी तो व्यापारी होता है, उन्होंने अपनी 5 साल राजनीति व्यापारी दृष्टिकोण से की। चाहे वो बोर्ड में शामिल होने की बात हो जिले में अपनी, और यहाँ मेरी बात सुन लीजिए, मैं चूंकि ये समय मेरे पास भी आज जीतने के बाद मैं चाहता था मैं भी व्यापार के रूप में कर सकता था राजनीति, लेकिन चूंकि मेरा उद्देश्य क्या था, तो अगर उद्देश्य सही है तो नवयुवकों, शिक्षित लोगों को आना चाहिए। लेकिन शिक्षा के बाद ज़्यादातर लोगों का मन ये होता है कि हम अच्छी कंपनियों में नौकरी करें, अच्छा व्यापारी करें, धन कमाएं, क्योंकि ये मानते हैं राजनीति तो आदमी बाद में भी कर लेगा, लेकिन सबसे पहली अपेक्षा ये रहती है आदमी की अपेक्षा कि भाई हम शिक्षित हो गए तो परिवार को अपने तरक्की देने का, बढ़ाने का काम तभी हो सकता है जब आप जॉब करो या व्यापार करो। तो इसलिए युवक, जो शिक्षित युवक है ज़्यादातर, वो पॉलिटिक्स की तरफ को कम जाता है। और इसकी वजह मुझे शायद यही लगता है कि वे लोग ये चाहते हैं कि भाई पहले हम आप कुछ बन जाएं, उसके बाद पॉलिटिक्स करें। राजनीति में पढ़ा लिखा होना ही जरूरी है, या मतलब अनपढ़ भी राजनीति कर सकते हैं? देखो अंतर तो आता है भाई। देखो पढ़े लिखे की राजनीति, उसको ज्ञान होता है, उसको अधिकारियों से बात करने का पता होता है, उसको चीज़ों की जानकारी होती है, उसकी योजनाओं की जानकारी होती है। और आज में और अब से 20 साल पहले में भी अंतर है भाई। अब चूंकि सारी चीज़ें आप देख रहे हो टोटल इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल। तो अब अशिक्षित आदमी तो हमेशा दूसरे पर निर्भर रहेगा, उसको जानकारी का अभाव रहेगा। अब जब मुझे जानकारी का अभाव होगा तो मैं क्या लोगों की मदद कर पाऊंगा, सोल्यूशन कैसे कर पाऊंगा उनके? बिल्कुल। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि मैं तो खेती की भी बात करता हूँ, किसान को भी अब पढ़ा लिखा होना चाहिए। हकीकत है, बिल्कुल। अब तो ये जमाना आ गया है, हर आदमी भाई मोबाइल का यूज कर रहा है, हर चीज़ों की जानकारी चूंकि रखेगा कौन? जी। अब देखते हो, तुम देखते हो 90% बार एक समय कहते थे कि यार ये तो पैसे बंद हो गए, नोटबंदी के बिना कैसे काम चलेगा भाई, मोबाइल से भी कहीं काम चलेगा, लोग कहते थे ना। और आज देखो तुम, अनपढ़ आदमी, सब्जी बेचने वाला आदमी मोबाइल यूज कर रहा है भैया, पैसे लेन देन उससे हो रहा है भैया। तो इसका मतलब शिक्षा समय की आवश्यकता होती है, हर समय आवश्यकता रही है। शिक्षित व्यक्ति ही अग्रणी भूमिका में रहता है। वो एक अपवाद हो सकता है, कोई अनपढ़ आदमी राजनीति में कामयाब हो जाए, व्यापार में कामयाब हो जाए, वो अपवाद हो सकता है, लेकिन मैं उस अपवाद के साथ नहीं हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि चाहे वो खेती करता हो, साधारण किसान हो, व्यापारी हो, राजनीति करता हो, शिक्षा अपने आप में सर्वोत्तम है। उसके साथ अगर वो करेगा तो वो उसके लिए सद्गुण माना जाएगा। अच्छा, आप एक डॉक्टर भी थे। अभी फ़िलहाल मैं जानना चाहता हूं कि आपने मरीजों को पहले बहुत नज़दीक से देखा होगा, लेकिन फ़िलहाल सरकारी अस्पतालों की स्थिति, आपको क्या लगता है कि उनमें कुछ कमी है जो सुधार करनी चाहिए? देखो मैं बताऊंगा आपको, ये चिकित्सा का स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला ऐसा है कि इसमें कई चीज़ें हैं। समय समय पे, जैसे आज से 20 साल पहले पर्यावरण अच्छा था, माहौल अच्छा था, पानी अच्छा था। अब चूँकि
पोल्यूशन हो गया, फिर वातावरण ऐसा हो गया। एक सबसे बड़ी बात किसानों की भी ले लीजिए या किसी की भी ले लीजिए, फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। अब जब हम चीज़ें जितनी भी हैं भाई देशी खाद प्रयोग नहीं होते हैं, दवाइयों का प्रयोग हो रहा है, अब अन्न भी ऐसा ही खा रहे हैं, सब्जियां ऐसी ही खा रहे हैं, तो बीमारियां बढ़ेंगी। हकीकत है। अब बीमारियां बढ़ेंगी, पहले जितनी मूल सुविधाएं थी उनसे काम चल जाता था। अब हालांकि सरकार की सुविधाएं बहुत ज़्यादा हो गई, हर गांव में अस्पताल खुल रहे हैं, हर गांव में चिकित्सक है, लेकिन चूंकि बीमारियां उससे और तेज आगे चल रही हैं भाई। आजकल पैदा करने के चक्कर में जो हर चीज़ें दवाइयों का इतना बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं घातक होगा। अब उसमें तो जितना घातक बढ़ेगा, और ये जितनी मूल सुविधाएं चाहे वो आयुष्मान की हो, आप आयुष्मान की लगा लो, हर आदमी को दे रखा है, लेकिन कब तक देंगे आयुष्मान भाई? ऐसी ऐसी बीमारी आएंगी तो 10 लाख लोगों में ठीक नहीं हो रही। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता मेन यह है कि हमें क्रांति के रूप में बदलाव जीवन शैली में लाना पड़ेगा। नहीं लाएंगे तो इसके भयंकर परिणाम होंगे, चाहे वो जल के रूप में हो, अन्न के रूप में हो, वायु के रूप में हो, वो मिट्टी के रूप में हो, वो एक दिन हमें भुगतने पड़ेंगे और इसके हम स्वयं जिम्मेदार हैं। आप पहले मेरे बहुत अच्छी तरह याद है, हमारे एक छोटा नलका था, 10-10 भैंस नहलाते थे। जी जी। आज एक पशु है, एक बटन दबाते हैं, इतना पानी वीरान कर रहे हैं। हमें तो लग रहा है भविष्य में आने वाली लड़ाई पानी की होगी। तो इसके हम भी जिम्मेदार हैं। सरकार मूल सुविधाएं दे रही है, आवश्यकताएं हैं चिकित्साएं की जी। भाई, गाड़ियाँ भी मतलब हर जगह जगह चिकित्सा की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चिकित्सा के साथ में हमें अपनी जीवन शैली में सभी को जागरूक होना पड़ेगा, तभी जा करके, वरना चिकित्सा कितनी मूल सुविधाएं और करा दीजिए सरकार, घर पे आके इलाज करना शुरू कर देगी सरकार, तब भी नहीं होने का। ठीक है, कैसे होगा भैया? बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप पॉलिटिक्स में हैं, आम आदमी अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं समझेगा और सरकार को दोष देता रहेगा, इन दोनों बातों में कितना फ़र्क महसूस करते हैं आप? आम आदमी को जिम्मेदारी समझनी चाहिए या खाली सरकार को दोष देना चाहिए? नहीं, देखो, जिम्मेदारी तो दोनों तरफ से होती है भाई। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जनता की, जिन लोगों ने उन्हें चुना है, उनकी मूलभूत समस्याएं, जमीन से जुड़ी हुई उनकी समस्याएं, उनको भी उनको सोचना चाहिए। और जनता का भी फर्ज होता है कि खाली ये नहीं कि मुझे चुन दिया और चुनने के बाद स्वतंत्र कर दिया। जी। देखो, चुनने के बाद स्वतंत्र करना मैं मानता नहीं हूँ, ये कोई बहुत बढ़िया बात है। चुनने के बाद ही जरूरी है उसको संरक्षण देना, उसको बातों, क्षेत्र की समस्या, अपनी समस्या, सही और गलत की जानकारी, किन चीज़ों की आवश्यकता है क्षेत्र को, गांव को, मोहल्ले को, तो वो अगर हम वे लोग नहीं अपनी जिम्मेदारी समझेंगे जी, और फिर खाली प्रतिनिधि को या सरकार को दोषी ठहराएंगे, तो मैं तो ये मानूंगा ये अन्यायपूर्ण बात होगी। अन्यायपूर्ण बात होगी, बिल्कुल। तो इसमें तो न्याय यही है कि दोनों लोग, दोनों पक्ष मानता हूं मैं कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, और उसके लिए सरकार भी 2 कदम आगे रहे, और अपनी मूलभूत समस्या के लिए जनता को भी उसमें एक्टिव रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। और तभी ये, क्यों, चूंकि ये ट्रेन जो है ना, ये 2 पटरी ऐसी हैं, सरकार और जनता, तो मंजिल पे तभी पहुंचेगी अगर अगर आप, पता लगा भाई आपने सरकार बनाकर छोड़ दी, आप उसके जाते नहीं हो, उसको बुलाते नहीं हो, वो आता नहीं है, तो भैया 5 साल का पता भी नहीं लगना कदम कट गए। बिल्कुल। तो ये तो मामला भाई जनता का है। एक सवाल और है मेरा, जैसे सरकारी योजनाएं आम लोगों तक, मतलब गरीबों तक सही से पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है आपके हिसाब से? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखो, मैं आपको एक बात बताऊंगा, पहले की सरकारों और अब की में एक अंतर है। वो जो पीछे प्रश्न आता शिक्षा का, पहले क्या होता था, क्योंकि गांव का प्रधान हो या मैं कह लूँ एक एक्टिव व्यक्ति हो और सरकार हो, तो जो मूलभूत योजनाएं सरकार की थी वो उनके माध्यम से उन लोगों तक पहुंचती थी जो उनकी पकड़ के लोग थे। जी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब से मोदी जी की सरकार आई है, योगी जी की सरकार आई है, एक बात की तो गारंटी है कि सरकार की योजना छोटी हो बड़ी हो, बिना भेदभाव के, जिसको अभाव है, जिसको जानकारी नहीं है, जिसने अप्लाई नहीं किया, उसकी तो मैं बात नहीं करता। वरना चाहे वो सामूहिक विवाह की बात हो, चाहे वो आयुष्मान की बात हो, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो
मैं कह दूं पेंशनों की बात हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, मुझे लगता है एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसमें सरकार ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया हो, इतनी पारदर्शिता के साथ। एक चीज अभी भी है जो मैं मानता हूं, देखो जी जी वही मैं आपको फिर बताऊंगा, मूलभूत ज्ञान की जरूरत है। समझो मुझे पता लगता है कि भाई मेरा आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा, जी अप्लाई करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जी। उसके बाद उसकी जांच होती है, वो बनता है। कुछ लोगों का काम करता है भाई सरकार हमें कुछ नहीं दे रही। भाई राशन कार्ड अगर आपके पास है और आप राशन लेने नहीं जाओगे राशन वाले के घर तक, तो सरकार ने राशन वाले के घर राशन पहुंचाया, बिल्कुल जनता के पास तो तभी पहुंचेगा जब वो राशन वाले के यहाँ जाएगी। तो यही इस अभाव की कमी में हो सकता है सरकार की योजना उस मूल व्यक्ति तक, उस अंतिम व्यक्ति तक जो योजना होती है कि हमें पहुंचानी है और उस गरीब आदमी तक पहुंचानी है, तो ये तो एक कारण मान सकता हूं मैं। इसके अलावा सरकार की नीति में कोई दोष नहीं है कि वो मैं कहता हूं सामूहिक विवाह की बात ले लीजिए आप। पहले क्या था, शुरू में 1-2 बार विवाह हुए तो वे केवल जो प्रतिनिधि लोग थे उनके माध्यम से जिनका नाम पहुंच गया उनकी शादियां हो जाती थी। उसमें गारंटी तो नहीं थी, वो गरीब भी हो सकता है, हाँ, प्रतिनिधि या कोई व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, हम हालांकि इसका नुकसान है जी, हमारे लोग हमारे उससे वंचित रह गए, बिल्कुल रहेगा। लेकिन मैं यहाँ माननीय योगी जी को इस बात की बधाई दूंगा कि उन्होंने भाई पहले आओ पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होकर उनके कागजों की जांच होगी। पहले ऐसा भी हुआ कई बार, तो 1-2 बार भूल चुके कि भाई शादियां हो ली थी उनकी, प्रतिनिधि ने अपना ताकत से दिखाया करवा दिया काम, आज सब कुछ समाप्त हो गया, अब उसकी जांच होती है। और अब किसी ने रजिस्ट्रेशन तो कराया नहीं है, अप्लाई किया नहीं है ब्लॉक के स्तर पे, जी जी और वो बाद में दोषी थे जी मेरी लड़की तो शादी लायक थी, मुझे तो सरकार ने योजना नहीं दी। अरे भैया जब तू गया नहीं है, तेने अप्लाई नहीं किया है, तुमने जो आवेदन नहीं किया है, तुम्हारे पास आय प्रमाण पत्र नहीं है, तो कैसे तुम्हें इस मूलभूत जानकारी होगी। तो मेरा मानना यह है कि हर व्यक्ति को, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जागरूक शिक्षित होना चाहिए उसको, तभी वो गरीबों की भी, सभी की आवश्यकता, जिनकी मूलभूत ज़रूरतें हैं, सरकार की नीतियों का वही जमीन पर पटापेश कर पाएगा, वरना होगा नहीं। आप राजनीति में और राजनीति में अक्सर भ्रष्टाचार की बातें सुनने को मिलती है, तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखो बात ये प्रश्न तो ये मान लीजिए कि इस देश के हर जीव जंतु में बसा है यहाँ। भ्रष्टाचार तो हमारी रगों में हो यहाँ से, यहाँ के तो यहाँ तो ऐसा काम हो रहा है, भ्रष्टाचारी तो यहाँ है। लेकिन एक बात है कि जो कुछ पहले की सरकारों में हुआ है, लेकिन योगी मोदी सरकार में कहीं ना कहीं लगाम इन पर लगाई गई है जी। आप चाहे देखते भी हों, कोई लेखपाल हो, आपके गांव के लेखपाल की घटना थी, वो लोगों से यहाँ पैसे लेता था, उसका इलाज हुआ। दूसरी बातें ये हैं कि जब से ऑनलाइन काम चल रहा है, वो चाहे आप विकास कार्य की निधि के हिसाब से ले लीजिए, मैं अगर अपनी जिला पंचायत की बात करूं भ्रष्टाचार के हिसाब से, तो हमारी निधि नहीं होती। हम चूंकि बोर्ड के मेंबर होते हैं जी, मेंबर्स टोटल माननीय अध्यक्ष जी ही इसके जो है सर्वे सर्वा होते हैं, उन्हीं के आधार पे हम, हमारा काम केवल जो लोगों से विकास कार्य जिनकी मांग होती है उनसे हम प्रस्ताव लेते हैं लोगों से, और उसके अनुमोदन करके हम उनको दे देते हैं। उनमें से उन कामों की जांच होती है और वे काम करा दें। हाँ, हम एक बात ईमानदारी से कह सकते हैं कि पहले की अपेक्षा अब काम पारदर्शिता के साथ, चूँकि हर आदमी के पास मोबाइल डाटा है आज की तारीख में, वो हर चीज़ का, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, किसी माध्यम से जो भी काम अपने कराए जा रहे हैं उनका पूरा लेखा जोखा आज की तारीख में, पहले तो पता लग रहा है लोगों को काम जो कराए हैं विकास कार्य उनकी कई के 15 दिन लग जाते थे, महीनों लग जाता था उनकी जांच करने में जी। आज तो इंटरनेट का माध्यम है, तो काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार मैं ये मान सकता हूँ कि कम हुआ है। हाँ, एक चीज़ ये है कि आम जनता के साथ साथ में सरकार को, सरकारी जो मसला है, सरकारी जो शासन प्रशासन है, उस पर भी कहीं ना कहीं इतनी ही नागरिकों की आवश्यकता है। जैसे यहाँ गुंडागर्दी समाप्त हुई है, देखो एक तरफा योगी जी ने कितना अच्छा एक्शन लिया, 5-7 साल के अंदर गुंडे दिखाई दे रहे कहीं, गुंडागर्दी को जिस तरह समाप्त हुआ, एक ऐसे ही एक्शन की जरूरत इस भ्रष्टाचार को लेकर अगर योगी जी आगे प्रधानमंत्री बन गए तो मुझे लगता है भाई बस गुंडागर्दी की तरह पेलना पड़ेगा, जब ये भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। लगाम लगाने से भ्रष्टाचार का इलाज नहीं हो सकता। बिल्कुल, और इसकी ज़रूरत भी है। हाँ, आवश्यकता है। अच्छा, मैं अभी आप
के बारे में कुछ अफवाहें सुनी है, मैं उसके बारे में सवाल करूँगा और आप बताना कि वो सच है या झूठ है, फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। सबसे पहली अफवाह है आपको लेके, जब यहाँ किसी के यहाँ मौत होती है या शादी ब्याह होता है तो मैंने सुना है कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं उसमें, दुख सुख में। देखो भाई, दो बातें हैं, एक तो मन, जी जिज्ञासा, और एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी। जी जी मेरा मन भी किसी के काम में अग्रणी होने का मन पूरा प्रफुल्लित होकर मैं जिज्ञासा के साथ काम करता हूँ और मेरी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। देखो शादी ब्याह की तो बात भाई ये देखिए है, दोस्त कोई निमंत्रण देगा जी, तो जी। देखिए तब दिया जाता है। निमंत्रण मुझे ज़्यादातर लोग देते हैं, पक्ष विपक्ष कोई कैसा भी हो, किसी भी समाज का हो, मैं 99% मेरी हाजिरी होती है, ये मेरी गारंटी है। मैं एक दिन में 15-15-20 दिन भी ब्याह पे लेता हूँ। रही बात दुख की, दुख की तो मुझे पड़ोसी से, मीडिया के माध्यम से, गांव के माध्यम से पता लग जाए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मान रहे 99% में कहूँगा मैं पहुँचने का प्रयास करता हूँ और सुख दुख में उस परिवार के साथ, उस समाज के साथ, अपनी पूरी भूमिका के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ, मन से मेरा मन करता है, क्योंकि मेरी 5 साल मुझे लोगों ने मौका दिया है जी जी कि मैं उनके हर सुख दुख का भागीदार बनूं, तो मैं उसका प्रयास करता हूं। तो ये अफवाह नहीं है, ये तो सच है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है, मतलब आपका जो नेचर है वो मिलनसार है लोगों से। दूसरी अफवाह है कि जब कोई आपके दफ्तर जाता है तो आप वहाँ मौजूद नहीं होते हैं। ये नहीं, अगर देखो दो चीज़ें हैं, एक तो आजकल मोबाइल का सिस्टम है जी। लेकिन एक बात तो मेरे क्षेत्र के जन जन को पता कि 900 या 12 बजे तक तो मैं निश्चित मिलूंगा वहाँ, दुख सुख को छोड़ के। अच्छा। क्योंकि भाई एक बात तो मेरा व्यापार है जी जी और वहीं से चाहे वो थाने का काम हो, वो चाहे किसी का ब्लॉक का काम हो, वो चाहे किसी का अस्पताल का काम हो, वो चाहे शासन प्रशासन में काम हो, वहाँ लोगों को चाहे किसी का कोई लेटर लिख के देना हो, किसी का अनुमोदन करना हो, टोटल कार्रवाई वहीं से होती है। तो 100% हाजिरी होती है, ये किसी ने तुम्हें गलत बता दिया भाई। मैं वहाँ 100% उपलब्ध हूँ, मैं नहीं होता हूँ। मैं आपको और बात बताता हूँ, इन 13 गांव के अंदर यदि कोई अक्षम व्यक्ति ये कह दे कि मेरे इसको लेटर पैड पे आपको वेरिफिकेशन करना है, तो मैं आपको बता दूं, अगर वो आने में सक्षम नहीं होता तो मैं या मेरा व्यक्ति मेरी मोहर और मेरी लेटर पैड लेकर उसके घर पहुंच जाते। बहुत अच्छी बात है। और एक तीसरी अफवाह है कि आप राजनीति में विधायक का इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं। मन तो सबका कर रहा है भाई, जी, मेरा भी जी कर रहा है मैं विधायक बन जाऊं। बिल्कुल। लेकिन सबसे पहला मेरा अपना जो मन है, मेरा अपना फर्ज है जी। वो ये है कि जनता ने मेरे अनुसार जो कद बढ़ाया है, जो पद मुझे दिया है, सबसे पहले मैं अपना आप का आकलन उस पद के अनुसार करूं। यदि मैं इस पद के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बना पाता हूं, पूरे क्षेत्र के दिलों में जगह बना पाता हूं, और ईश्वर की कृपा रही, पार्टी का आशीर्वाद रहा, जी। तो भविष्य में जो भी पार्टी का और मेरे लोगों का जो भी आदेश होगा, जी। मैं सिर झुका करके उसे स्वीकार करूंगा और पूरी शिद्दत के साथ उसका पालन करने का प्रयास करूंगा। पद से मेरे लगता है, मैं मानता हूं बिना पद के सेवा मुमकिन नहीं है, जी। लेकिन सेवा करने के लिए पद भी जरूरी नहीं है, आपके भाव जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उन्हीं भाव के साथ मैं हर समय अपने लोगों के साथ प्रयास करता हूं, उनकी सेवा करने का प्रयास करूंगा। और मुझे अगर जनता ने, ईश्वर ने, सरकार ने, ईश्वर ने मेरे भाग्य में अगर लिखा होगा तो मैं उसी आत्मीयता के साथ आज अपने क्षेत्र की, लेकिन मैं फिर पूरे ब्लॉक की मान लीजिए अगर मुझे अवसर मिला, जी जी तो मैं ठीक उसी प्रकार जैसे आज मेरा क्षेत्र जिला पंचायत बनाकर मुझे अपने आप को गर्वित महसूस कर रहा है जी। कि हमने एक अच्छे लड़के को, हमने एक अच्छे अपने बालक को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैंने उनका सिर झुकने नहीं दिया। ऐसे ही भविष्य में मैं ये अपने लोगों से और अपने आप से और ईश्वर से वादा करता हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जिन लोगों ने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं उनको कभी झुकने नहीं दूंगा, उनको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, उन पर कभी उंगली नहीं उठाने दूंगा कि हमने गलत आदमी का चयन किया है। मेरी यही निष्ठा, मेरा यही कर्तव्य, मैं पूरी ईमानदारी के साथ पूरे, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि सबसे पहले सबका सम्मान करना चाहिए, सबका भाव करना चाहिए, और
उस सम्मान के साथ में अपना व्यवहार और अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए। अगर लोग कोई अपना दुखड़े में या गलत बात भी कहते हैं तो मुझे उसे सुनकर उसका सोल्यूशन करने का प्रयास करना चाहिए। मैं उन्हीं बातों के लिए मैं अपनी पूरी निष्ठा के साथ इस काम को करने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं तो मानता यही हूँ कि भाई जनता ईश्वर का रूप है और ईश्वर से कभी व्यक्ति नाराज होता नहीं है। तो मेरे तो भगवान है मेरी जनता, मैं इससे कभी नाराज नहीं होता और ये प्रयास करता हूँ ये भी लोग मुझसे नाराज ना हो। ऐसी मैं अपनी बातों से, अपने कर्मों से, अपनी नीयत से, अपने व्यवहार से हमेशा प्रयासरत रहता हूँ कि मैं सबके दिलों में जो जगह है वो बनाए रखूं। और बस यही मुझे लगता है मेरी जो कार्य करने का जो ढंग है वो यही है। बहुत ज़्यादा ताकत मेरे पास नहीं है। एक आखिरी सवाल, क्या आपका पसंदीदा राजनेता कौन है, जिसे आपको लगता है कि नहीं, आप राष्ट्रीय स्तर पर पूछ रहे हो, प्रदेश स्तर पूछ रहे हो या जनपद के स्तर से पूछ रहे हो? ऐसा कौन सा विधायक है या कौन सा एमएलए है जो आपको पसंद है, जिनके कार्य भी आपको पसंद है, उनके कार्य करने का तरीका भी उनको पसंद है आपको? आपको बात बताता हूँ। जी सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे विधायक की। जी। मैं चूँकि राजनीति में जिस व्यक्ति ने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया है वो आज हमारे बीच नहीं रहे। हमारी चरथाल विधानसभा से विधायक और मंत्री रहे माननीय स्वर्गीय विजय कश्यप जी। मैं वास्तव में ऐसे मंत्री, उनकी कार्यशैली, उनके व्यवहार, उनकी जो ईमानदारी से जो उनके सरल स्वभाव के धनी थे, तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो मैं उनके व्यवहार से मेरा मन करता है कि मैं उनके जैसा व्यवहार लोगों के साथ करूं। जी। तो मैं उनकी कार्यशैली को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मानता हूं। या तो मान लीजिए भाई मैं रहा उनके पास हूं जी। और मेरे में पसंदीदा मंत्री और विधायक रहे हैं। अच्छा, मैं अपने आप में सबसे ज़्यादा उनको पसंद करता हूँ। आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर हैं उनसे? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। बहुत अच्छी बात है, अब वो नहीं है इस दुनिया में। और आपके पसंदीदा सांसद? हाँ, ये बात भी आपने की है। सांसद के रूप में चूँकि मैं उनकी टीम का हिस्सा भी रहा हूँ, एक अनोखी शख्सियत यहाँ आई 2012-13 की राजनीति में, जी। डॉक्टर संजीव बालियान। अच्छा। वास्तव में ज़मीनी व्यक्ति, राजनीति कैसे की जाती है, जी। अपने आप को स्थापित कैसे किया जाता है, वो उस व्यक्ति से पूछो। गांव के प्रधान को नहीं पता होता, उनके गांव में मौत हो गई है, उनको पता होता है। ऐसा व्यक्ति जिसमें 700 गांव के लोगों को नाम को जानता हो, जितनी जल्दी और जितनी तेजी से राजनीति में अपने आप को स्थापित करने का काम किया है, मैं उनसे वास्तव में प्रभावित हूँ। उनकी कार्यशैली मुझे पसंद है और मेरी पसंदीदा सांसदों में से डॉक्टर संजीव बालियान को मैं पसंद करता हूँ। और मैं आपके प्रश्न के बिना, क्योंकि अगला प्रश्न आप करोगे राष्ट्रीय नेता की बात करोगे, तो मैं सीधे सीधे ईमानदारी से बता दूं, नंबर 1 पसंदीदा मेरे नितिन गडकरी जी हैं। अच्छा। और ठाकुर राजनाथ जी। दोनों व्यक्तित्व मेरा मन करता है कि मैं अगर राजनीति करूं और मैं उनके जैसा एक रत्ती भर भी अगर कोई राजनेता बनने का प्रयास किया तो मैं गडकरी जैसा बनना चाहूँगा। उस व्यक्ति ने इस देश को पहचान दी है इस दुनिया में, उसी वैसे राजनेता की, राष्ट्रीय नेता की, जो मैं प्रेरणा अपने आप को मानने का प्रयास करता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी, चूँकि आदमी का पसंद होता है तो सभी नेता अच्छे हैं, मोदी जी भी हैं, योगी जी सभी हैं, लेकिन चूँकि एक विशेष गुण होता है जिससे आदमी प्रभावित होता है। मैंने आपसे बोला ना, मैं व्यवहार का ज़्यादा, काम और व्यवहार, जी, काम और व्यवहार 2 चीज़ें अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कि तो नंबर 1 आदमी है, कोई जवाब नहीं होगा। अच्छा, जैसा चुनाव आ रहे हैं अभी, कि इस बार आप चुनाव में प्रयास कर रहे हैं या किसी और चुनाव के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं शायद आप? जी। पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधानी होती है जी, जिला पंचायत होती है, ब्लॉक प्रमुखी होती है। मैं आपसे बता दूं, अभी तो वैसे तो समय है, अभी आरक्षण भी रह रहा है, अभी बहुत चीज़ें, अभी ये भी निश्चित नहीं है कि चुनाव हो सकता है पीछे भी हो जाए, सुनिश्चित नहीं है कुछ भी। लेकिन चूंकि प्रश्न है तो मैं आपसे बता दूं, जो भी मेरे लिए पार्टी और जनता का आदेश होगा
मैं उसका पूरी तरीके से पालन करूँगा। जनता जो भी मेरे लिए, चूँकि मेरा भगवान मेरी जनता है, और भगवान का आदेश मैं तो मानता नहीं कि मैं क्या दुनिया का कोई प्राणी नहीं टाल सकता। जी जी। तो जो भी आदेश मेरे लिए होगा मैं उस आदेश के साथ मैदान में उतरूँगा। चूँकि सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ तो सिपाही का काम तो लड़ना है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं योद्धा हूँ, लड़ूंगा तो जरूर। भाई योद्धा काम ही लड़ना है। जी जी। और अब लड़ना वो जनता का आदेश है, वो मुझे किस रूप में लड़ाना चाहेगी मैं उस रूप में लड़ूंगा, बिना किसी परिणाम की परवाह किए बगैर। मेरा काम लड़ना है, मैं ताकत से लड़ूंगा, शिद्दत से लड़ूंगा, बाकी ईश्वर की मर्जी। अच्छा, हमारी ऑडियंस और आपके जनता जनार्दन, आप उनको कुछ कहना चाहते हैं आखिर में हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से? मैं आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि अब वो समय आ गया है कि आप जो डॉक्टर के पास होता है ना, थर्मामीटर जानते हो, जी, थर्मामीटर जी। बुखार नापने का, जी, अब वो समय आ गया है। मैं तो कहता हूँ मेरा भी, सही मैं बात। पार्टी से भी कहता हूँ, जनता से भी कहता हूँ, जी, यदि कोई व्यक्ति मुझसे ज़्यादा एक्टिव हो, जी। मुझसे ज़्यादा हाजिरी भरता हो, मुझसे ज़्यादा मान लीजिए कि वो ज़्यादा अग्रणी हो जी, और उसे चुनती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जनता का काम क्या होता है? मूल्यांकन करना। बिल्कुल। अब चूंकि ये दौर आता है, फिर लोग कहते हैं भाई ऐसा हो गया, 5 साल हमारा गांव पिछड़ गया, ऐसे ही। अब वो समय है सतर्कता का। आप बहकावे में कम आए। जी, चुनाव में मैं एक बात का पक्का दावा करता हूं कि चुनाव में जो गंदी चीज़ों का प्रयोग होता है, दावतें चलनी शुरू हो जाती हैं 4-5 महीने पहले, शराब का इस्तेमाल होता है। जी, जी, यकीन मान लीजिए, जिस व्यक्ति, जनता का हो या मैं कहूँ लड़ने वाले की बात को, जो इन जैसे तथ्यों को, मुद्दों को लेकर अगर शुरू कर रहा है, तो दुर्भाग्य उस गांव का है, दुर्भाग्य उस प्रतिनिधि का है कि यदि मुझे इतनी सेवा करने के बाद भी और लोग मुझे ये कहें कि भाई तू शराब पिला तुझे वोट देंगे, तो मैं तो ये चाहूँगा कि इससे अच्छा तो मैं चुनाव ना लड़ूँ, बिल्कुल। या कोई भी व्यक्ति चुनाव ना लड़े। जी, 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 भाई फिर सेवा मायने क्या रखती है? तो मैं आपको एक बात और बता दूं ईमानदारी से, मैं पिछला चुनाव भी लड़ा था, एक बूंद शराब के इस्तेमाल मैंने चुनाव में नहीं करी। मैंने युवाओं को बिगाड़ने का काम नहीं करा, वरना इस चुनाव के दौरान और शादी ब्याहों में नस्लें खराब होती हैं हमारे युवाओं की। हकीकत। मैं युवाओं से, अपने क्षेत्र के युवाओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि वे नशे से दूर रहें। नशे से उसका स्वयं का ही नाश नहीं होता है, उसके घर का नाश होता है, उसके परिवार का नाश होता है, उसके समाज का नाश होता है, और वो पता नहीं क्या बनेगा जीवन में व्यक्ति, लेकिन उसका पतन वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए अब ये आने वाले 6 महीने हैं, इनमें अपने आप को सजो कर रखें, बचा कर रखें, ऐनी बातों से दूर रहें, अच्छे लोगों के साथ लगें और अच्छे लोगों को चुनें। अच्छा व्यक्ति अगर समाज में आगे बढ़ेगा, अगर राजनीति में आगे बढ़ेगा, अगर आपके गांव में आगे बढ़ेगा, तो गांव का भला करेगा। अगर गंदे लोगों को आप चुनोगे तो फिर आप पछताओगे। तो मेरी तो सबसे ज़्यादा विनती एक ही बात की है चुनाव को लेकर, आप वोट किसी को भी दें, आप अपने मन में किसी को भी बैठा के रखें, लेकिन कम से कम उस व्यक्ति से दूर रहें जो हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को नशे की आदत डालता हो, गंदे खान पान की आदत डालता हो। उनसे बचने का प्रयास करें, बचाने का प्रयास करें, और प्रतिनिधि भी उससे दूर रहने का प्रयास करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने युवाओं को एक यही मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी, आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो डॉक्टर विपिन त्यागी जी ने कहा है उसका खास करके ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले इलेक्शनों में ये चीज़ बहुत आम होने वाली है। आपको बीड़ी, सिगरेट, आपको कुछ भी पिलाया खिलाया जा सकता है, लेकिन आप अपने मुद्दे रखेंगे, आप अपनी बात बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। थैंक यू सो मच।